सबसे पहले जब मैंने नाफोस पुस्तक देखी, पुरुषोत्तम जी ने भेजी थी मुझे, तो नॉर्मली जैसा कि हम लोग जब नई किताब खरीदते हैं तो कवर देखते हैं, बैक पेज देखते हैं, उसके ऊपर क्या कमेंट्स लिखे हुए हैं, पढ़ने से पहले एक किताब का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो मैंने भी वही किया। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पे मृदुला गर्ग जी की लाइन्स हैं, तो सुन के कुछ अंदाज़ा हुआ पढ़ के कि कुछ अलग किस्म की फिल्म, अलग किस्म की किताब है ये। लेकिन जैसे ही पहले पेज पे पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा भाई ये तो दिस द रफ टेरेन, ये यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रहा है और इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। तो दिल बनाया और पढ़ना शुरू किया, फिर पढ़ते चले गए। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन एट द एंड ऑफ इट मेरा जो अंदाजा था किताब के बारे में वो सही निकला। इट्स अ टफ बुक एंड इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट बुक एट ऑल, बट नॉट इन द नेगेटिव सेंस। वो ये है कि किताब पढ़ने के बाद थोड़ा सा अजीब सा लगता है, एक डिस्टर्बेंस की फीलिंग होती है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है जो बहुत सही नहीं है। गोविंद जी का और आप सबका आभारी हूँ कि इस नॉट सच अ प्लेजेंट जर्नी और डिस्टर्बिंग किताब, और जो पढ़ने में शायद बहुत अच्छी ना हो, कोट अनकोट अच्छी ना हो, ऐसी किताब के बारे में बातचीत के लिए आप लोग हैं पधारे, आपका आभार। असल में ये किताब सचमुच खुशनुमा किताब तो नहीं, क्योंकि माहौल के जिन पहलुओं को ये किताब छूने की कोशिश करती है, ये नावल छूने की कोशिश करता है, वो खुशनुमा नहीं। और जैसा कि नीलाक्षी ने बताया, मैं उन दिनों जनसत्ता में एक कॉलम लिखा करता था, मुखामुखम, कई साल हो गए, शायद 2004 की बात है। वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च स्कॉलर आए, उन्होंने कुछ रिसर्च की, उससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई। नतीजा ये निकला कि उस इंस्टीट्यूट पे हमला हो गया, बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स फाड़ दी गई, जला दी गई, जिनमें महाभारत की वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी शामिल थीं, जिनके आधार पर सुखतनकर ने अपना मशहूर संस्करण महाभारत का तैयार किया था। फिर एक नेताजी ने मांग की कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि उससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। और भी कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी ताबड़तोड़। तो मुझे ऐसे एक झल्लाट में सूझा कि भाई ये अलग अलग भावनाएं आहत होती हैं, झगड़े होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नाश होता है, लोग मरते हैं, गिरते हैं, तो क्यों ना बहुत सारे कमीशन हैं, तो एक नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटीमेंट, राष्ट्रीय आहत भावना आयोग बना दिया जाए, जिसमें कि सब अपनी शिकायत लेके पहुंचे और फिर वो कमीशन जो भी कार्रवाई हो, भावनाएं आहत करने वालों को जो सजा देनी हो वो दे। वो मैंने चिढ़ के एक मजाक में, एक व्यंग में, एक तलखी में लिखा था। मैंने ये रियलाइज किया कि पिछले 10-12 साल में मेरी वो तलखी से हट करके वास्तव में एक गंभीर सच्चाई की ओर बढ़ने वाली स्थिति बन गई। सही बात। सचमुच ये स्थिति बन गई है कि अब कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि कहीं भी बोलते समय मन में कहीं ना कहीं एक चिंता रहती है कि भाई इससे किसी की भावनाएं आहत ना हो जाएं, और अजीब अजीब तरह के SMS, अजीब अजीब तरह के फोन ना मेरे पास आने लगे, और आते हैं, अनिवार्यतः आते हैं। इसलिए चूंकि वो अनुभव प्लेजेंट नहीं है, इसलिए किताब भी प्लेजेंट नहीं है। और जैसा अभी बताया नीलाक्षी ने, इन्हीं आहत भावनाओं और की राजनीति और मीडिया ट्रायल के चलते मैंने अपना एक बेहतरीन दोस्त खोया, अपना छोटा भाई खोया। असल में उसकी केवल दोस्त नहीं था, मेरा छोटा भाई था, उसे खोया। और उसके बाद ये संभव नहीं था कि मैं इस स्थिति को अपनी रचनात्मकता के साथ जोड़े बिना रह जाऊं। पहले एक कहानी लिखी छोटी सी, नाकोहस,
वो प्रेम भारद्वाज यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने अपनी पत्रिका पाकी में छापी। उस कहानी से कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, कुछ को उससे बहुत तकलीफ हुई, और उस तकलीफ में जो अभिव्यक्तियां हुई उनमें से एक बहुत रोचक थी। उस कहानी में एक चरित्र है जो, और इस उपन्यास में भी है, जो ईसाई है लेकिन जिसका नाम रघु है। तो उस कहानी पर देखिएगा एक रिव्यू में इस बात पर मेरी खिंचाई की गई और मुझे हिंदूवादी साबित किया गया कि एक ईसाई का नाम मैंने रघु रख दिया। अब मैं क्या करूं, मेरे दोस्त हैं ऐसे जो ईसाई हैं लेकिन जिनके ऐसे ही नाम है। इसमें मेरी क्या गलती है? उनके माँ बाप की गलती है, इस समाज के माहौल की गलती है। क्या एक मुसलमान का नाम समर हो सकता है, एक मुसलमान का नाम अमर हो सकता है, एक ईसाई का नाम आशा हो सकता है, एक ईसाई का नाम विश्वास हो सकता है। तो बहरहाल तो मुझे लगा कि अजीब स्थिति के लिटरेचर को लोग इस तरह पढ़ रहे हैं। और गोविंद जी, हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। जब कोई इस तरह के बेहूदे हमले करता है तो मुझे चलाने में और मजा आता है। तो मैंने तय किया कि अब कहानी नहीं, उपन्यास लिखते हैं, और इस तरह ये उपन्यास। लेकिन जब मैंने इसको लिखना शुरू किया और इस पर काम करना शुरू किया तो मुझे नहीं पता कि ये उपन्यास बतौर उपन्यास के कैसा है कैसा नहीं है, वो पाठक तय करेंगे, आलोचक तय करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं अपनी ओर से कि ये उपन्यास जिस फैंटेसी को रचता है, जिस डरावनी स्थिति की कल्पना करता है, वो बदकिस्मती की बात यह है कि वो दिनों दिन वो सच्चाई में बदलती जा रही है। वो अब केवल फैंटेसी नहीं रह रही है, वो सच्चाई में बदलती जा रही है। और मृदुला जी ने जब इस पर टिप्पणी की अपने फेसबुक पेज पर, तो उसी से ये वाक्य लिया गया है कि जादुई सी पर हर मायने में सटीक तस्वीर। उस फैंटेसी, उस कल्पना के हम दुर्भाग्य से बहुत तेजी से निकट पहुंच रहे हैं, बल्कि उसके निकट पहुंचने की जैसे हड़बड़ी में हमने। खैर, ये सब बातें आप लोग तय करेंगे। इस उपन्यास में 3 लोग हैं और तीनों का कॉमन क्राइम, कॉमन ऑफेंस ये है कि तीनों अपने इंटेलेक्चुअल होने पर लज्जित नहीं, उन्हें इंटेलेक्चुअल होने पर शर्म नहीं आती है, वो अपने इंटेलेक्चुअल होने को अपराध नहीं मानते। इंटेलेक्चुअल भी हैं, एक्टिविस्ट किस्म के लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और उनकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री भी है जिसका थोड़ा बहुत संकेत है प्रेम में विफलताओं की, प्रेम में धोखे की, और तमाम सारी इस तरह की चीज़ों की जो किसी भी इंसान की जिंदगी में होती हैं। तो ये 3 लोग हैं, सुकेत, रघु और शम्स। और इन तीनों की स्मृतियों के बीच आवाजाही, स्मृतियों और कल्पनाओं या डरावने सपनों के बीच में आवाजाही का ही नाम नाकोहस है। नाकोहस का कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में, एक तंत्र के अंदर एक इंस्टीट्यूशन पैदा होता है। पुस्तक पढ़ने पर अंदाजा ये हो जाता है कि शुरू में तो बात समझ में आती है कि ये एक कॉन्सेप्ट जो है इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पुस्तक की एंड तक पहुंचते पहुंचते नाकोहस एक संस्था नहीं बन जाता, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक कैरेक्टर बन जाता है। और वो ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जिसका आपको शक होने लगता है कि इस कैरेक्टर का कोई अंत है क्या। आपने इस कैरेक्टर को किस तरह से सोचा? गोविंद जी, असल में एक तो ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बात तो तंत्र की है, और मैं ये कहूँगा कि तंत्र भी केवल बाहर का तंत्र नहीं, बल्कि जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग कहते हैं। वो नाकोहस एक जगह कहता भी है, जब इन लोगों को ताज्जुब होता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं पड़ा कि नाकोहस का गठन कब हो गया, कहीं कोई समाचार नहीं आया, तो वो कहता है कि नाकोहस को समाचार में होने की जरूरत नहीं है, नाकोहस को तुम्हारे पर्यावरण में होने की जरूरत है, नाकोहस को तुम्हारी सांसों में होने की जरूरत है। और हम लोग ये महसूस कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी खुद ही कहा कि कहीं बोलते समय थोड़ी घबराहट आजकल होती है, और आज से नहीं, ये कई सालों से चला आ रहा है। तो एक तो ये है कि नाकोहस एक स्ट्रक्चर के साथ साथ एक स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग से भी जुड़ी हुई चीज है। दूसरे, नाकोहस के प्रवक्ता के रूप में जो कैरेक्टर यहाँ आता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने एक जगह उसमें बहुत हल्का सा संकेत दिया है कि वो खुद इंटेलेक्चुअल था, और जब उसको ये लोग छेड़ते हैं कि भाई आप तो शायरी भी करते हैं, आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, क्योंकि वो काफी कोटेशन वगैरह देता है और उसको बड़े लेखक और ये सब याद है, तो वो कहते हैं कि लगता है कि आप खुद इंटेलेक्चुअल रहे हैं, खुद पोएट रहे हैं,
तो शम्स कहता है कि हो सकता है कि अभी भी शायरी फरमाते हो, गिरगिट नाको हजवी तखल्लुस के नाम से। तो उसका जो रिएक्शन है नाको हस के प्रवक्ता, बहुत जोर से उनको गालियां देता है और कहता है कि आई वॉन्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग ऑफ माई पास्ट। असल में हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो चाहे जिस कारण से इंटेलेक्चुअल होने की, या इंटेलेक्चुअल तो छोड़िए, एक सेंसिटिव इंसान होने की जो बुनियादी शर्त है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करती है, और तंत्र के इस माहौल में, तंत्र के इस रूपांतरण में जाने अनजाने सहयोग करने लगते। तो हमारे आसपास है, हो सकता है कि हमारी अपनी, मेरी और आपकी कुछ हरकतें भी उसी कोटि में आती हो। तो उस अर्थ में नाको हस का कैरेक्टर एक तरह से उन सारी प्रवृत्तियों को व्यक्त करने वाला कैरेक्टर है जो मुझे लगता है कि समाज में एक स्वस्थ संवाद और एक खुले माहौल के खिलाफ जाते हैं, और इसी रूप में मैंने इस कैरेक्टर की कल्पना की। और दूसरी बात ये कि अभी 2-2.5 साल पहले तक मैं आलोचना लिखता था और कभी कभार कविताएं लिखता था, अभी भी लिखता हूं। 2-2.5 साल पहले मैंने कहानी लिखने की शुरुआत की और अभी ये उपन्यास। आलोचना लिखते समय मैं इस बात को सिद्धांततः जानता था, मानता था और कहता भी था कि आप कुछ भी कह लें, लेकिन लेखन की प्रक्रिया एक तरह की मिस्टीरियस प्रक्रिया तो होती है। यानी कई बार इस उपन्यास के, अपनी कहानियों के हिस्से पढ़ के मुझे ताज्जुब होता है कि मैंने लिखने के, और अगर मुझसे कोई पूछे कि आप इसको एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली रैशनल ढंग से फिर से हमारे सामने खोल कर रख दीजिए तो कम से कम मेरे लिए ना हो। लेकिन इसलिए मैं आपके सवाल का एकदम ठीक जवाब नहीं दे सकता, लेकिन यह जरूर है कि जो इस तरह की प्रवृत्तियां समाज में हैं, और वो जैसा मैंने आपसे कहा कि केवल बाहर ही नहीं है, भीतर भी है, उन सब प्रवृत्तियों को समझने, उन सब प्रवृत्तियों से एक तरह से टकराने की कोशिश में वो नाको हस नाम का चरित्र पैदा होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नाको हस केवल तंत्र नहीं है, वो एक कैरेक्टर भी है, और असल में तो उस उपन्यास का केंद्रीय कैरेक्टर वही, इसीलिए उपन्यास का नाम इसीलिए नाको हस है। दो चीजों का डर पैदा होता है किताब पढ़ के। एक तो ये कि आपको 20th सेंचुरी के कैरेक्टर का नाम याद आता है, द बिग ब्रदर जी, ऑरवेल का 1984 का। लेकिन उसमें एक इट वाज अ सिंपलर कैरेक्टर बिकॉज इट वाज फॉर द टोटलिटेरियन रिजीम। आपको मालूम है ये किसके अगेंस्ट है। डर ये होता है कि नाकोस का जो कैरेक्टर है उससे उसकी याद आती है, लेकिन ये भी महसूस होता है कि ये जो कैरेक्टर है नाकोस वो ज़्यादा डेंजरस है। वो डेंजरस इसलिए लगता है क्योंकि वो डेमोक्रेसी की बात करके अपने को जस्टिफाई करता है, मीठा बोलता है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी वो कर रहा है वो आपके लिए अच्छा है, कहीं आए। और दूसरा डर साथ में यह लगता है कि ऐसा आदमी इज मच मोर डेंजरस देन समबडी whom you can identify and define कि इसकी ये लिमिट्स हैं, इसके अंदर ही वो काम करेगा। और दूसरा, इस किताब के एंड में पर्टिकुलरली ये लगता है कि हमारे यहाँ एक मैथोलॉजी में कोई एक राक्षस थे सुना, और उनको जब मारने की कोशिश की गई तो कहा जाता है कि उनके एक एक खून से 10 राक्षस और वैसे पैदा हो जाएंगे, रक्त बीज। तो अगर नाकोहस उस तरह का राक्षस है तो मतलब ये तो कभी मर ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि कभी मर सकता है लेकिन पहली बात जो आपने कही वो बिल्कुल सही है, और मुझे सच में एक तरह की सफलता का एहसास हो रहा है आपकी बात सुनकर, क्योंकि ये बल्कि इसमें देखिए वो एक जगह वो कैरेक्टर अपने आप को समझाता है, सुकेत के ये सब मेरा वहम है,
और वो बाकायदा नाम लेता है 2-3 लेखकों और उनके, कि ना तो ये ऑरवेल की 1984 मेरे सामने है, ना मिलान कुंदेरा, ना आपका ये एल्डोस हक्सले का डिस्टोपिया मेरे सामने है। ये सिर्फ मेरा वहम है, ये सिर्फ मेरा एक दुस्वप्न है, नाइटमेयर है जो मैं देख रहा हूँ। असल में ऐसा कुछ है। विडंबना ये है कि असल में वैसा ही है, बल्कि उससे बदतर है। कोशिश यही पकड़ने की करता है ये उपन्यास। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नाको हस का जो प्रवक्ता है वो बारंबार ये बात कहता है कि भाई लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं की रक्षा करना, लोगों को फालतू के सरदर्दों और झंझटों से बचाना, ये एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है और ये हम कर रहे हैं। और फिर भी आप जो है हमारी आलोचना करते हैं, ये तो नहीं चलेगा। तो ये, और जो आपने बात कही, देखिए इसमें जैसे एक, और ये बात केवल गोविंद केवल सरकार की या केवल एक देश की या उस देश की उसकी नहीं है। इसका एक वाक्य उपन्यास का जो एक अध्याय का जिसको मैंने शीर्षक भी बनाया है, नाको हस इन लोगों को समझाता है, इंटेलेक्चुअल लोगों के, भाई तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, तो होमोसेपियन, हम सब होमोसेपियन है, लेकिन हमारे जीवन में अर्थतंत्र की इतनी अधिक व्यापकता है कि हम मुहावरे में होमो इकोनॉमिकस भी कहते हैं। आर्थिक रूप से सब कुछ होता है तो हम होमो इकोनॉमिकस भी हैं। तो वो कहता है कि यह मनुष्य होमो इकोनॉमिकस से अगली स्टेज में पहुंच चुका है, और वो स्टेज है होमो इन्फोमेटिकस। ये नाको हस का प्रवचन है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप डिफाइन होते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस जमाने में ये नैतिकता के सवाल, स्वतंत्रता के सवाल, व्यक्ति के सवाल, सामाजिक दायित्व के और सामाजिक संवेदना के सवाल, ये सब व्यर्थ हैं। और सीधी सी बात यह है कि होमो इन्फोमेटिकस को करना यही है कि कंक्रीट के जंगल में निवास करें, सूचना के वन का विकास करें और मनोरंजन के उपवन में विहार करें। असल में आप पूरे माहौल को देखें और पूरी दुनिया के माहौल को देखें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1984 में एक बिग ब्रदर है या एक अथॉरिटेरियन कैरेक्टर, अथॉरिटेरियन तंत्र है जो आप पहचान सकते हैं, और लेखक जानता है कि वो वहां है और मैं यहाँ हूं। इस उपन्यास के लेखक की विडंबना यह है कि वो जानता है कि नाको हस केवल बाहर नहीं, और नाको हस कहीं एक आइडेंटिफाइबल शक्ल के रूप में मौजूद नहीं, वो सचमुच पर्यावरण में प्रवेश कर चुका है, और उसकी आक्रामकता, उसकी हिंसा उसके कैरेक्टर का सबसे प्रकट रूप है। लेकिन उसमें ये जो सारी चीजें हैं, जैसे एक जगह वो कहता है कि टेक्निकचुअल सबका बाप है, इंटेलेक्चुअल होना पाप। ये जो चीजें हैं कि अब हो गया, इतिहास सब बेकार की चीजें, खत्म हुआ, इतिहास का अंत हो गया, साहित्य का अंत हो गया, सब व्यर्थ है। अब केवल बस मस्त रहिए, और जितना आप कमा सकते हैं कमाइए, मस्त रहिए, जो नहीं कमा सकते वो भाड़ में जाएं, वो समाज पर और दुनिया पर बोझ है, वो दफा हो। ये जो पूरी एक सोच हमें इंटरनलाइज कराई जा रही है, पता नहीं उपन्यास इस बात को कहने में सफल होता है या नहीं, लेकिन कहना यही चाहता है कि ये उसका स्वाभाविक नतीजा है। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ सोसाइटी, यू आर बाउंड टू डिजेनरेट इनटू सम काइंड ऑफ नॉनसेंस। वेरी डिस्टोपियन विजन सर। यस, ऑफ कोर्स इट इज। आपके जो 3 स्टूडेंट्स जो भुगत रहे हैं जी, जो भी वो जेस्चर करते हैं रिबेलियन का, उसको दबा दिया जाता है, और वो ऐसा ही होता है कि भाई जो होगा तो होगा, लेकिन हम तो करेंगे जो हमें करना है। इट्स अ काइंड ऑफ, डू यू सी इट एज अ चैलेंज टू नाको हस, और डू यू सी इट एज अ सरेंडर टू नाको हस? I see this as a challenge to oneself. These 3 characters, till the end, one character has been taught a lesson in some way, the other has been taught a lesson in some other way, and third, that is Suket, has been taught the mildest lesson, and he has been informed कि भाई आपके दोनों दोस्तों का ज्ञान हो गया है, आप पे थोड़ी कृपा की गई है, लेकिन आप अब ध्यान रखिए। और उसके बाद उसका जो जेस्चर है, जिस फोन से उसको ये सूचना मिल रही है, उसे वो फेंक देता है, और सड़क पर बुरी तरह फेंक देता है और चिल्लाता है, गाली देता है नाको हस को। और उसी के साथ वो ये देखता है कि जिस डिस्टोपियन विजन या जिस नाइटमेयर से उपन्यास खुलता है कि सड़क पर हाथी पड़ा हुआ है और मगरमच्छ उसे चबा रहे हैं, हाथी दर्द से और तकलीफ से चीख रहा है, और जिंदगी जो है अपने हस्ब मामूल चल रही है, लोग दफ्तर जा रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये दोनों चीजें उपन्यास पकड़ने की कोशिश करता है।
इसलिए आपने सही कहा कि उपन्यास डिस्टोपियन विजन है, उपन्यास कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड पर खत्म नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम फिर पता नहीं कि बात पहुंचती है या नहीं पहुंचती पाठक तक, लेकिन निश्चित रूप से उपन्यास एक जिद्दी उपन्यास होने की कोशिश करता है, और वो जिद या वो आग्रह किसी के खिलाफ नहीं है, वो एक तरह से अपने खुद के खिलाफ है। क्योंकि आप कितने भी तकलीफ में हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं आपका जो इंसानी कोड है, ब्रेक की एक कहानी मुझे याद आ रही है इस समय आपसे बात करते करते, अद्भुत कहानी। उसमें ये होता है कि एक पावरफुल आदमी है, वो एक आदमी को अपना गुलाम बना लेता है और उसको रोज सुबह से शाम तक उस पर हुक्म चलाता है। उसके घर में असल में वो आकर रहने लगता है। वो एक भूत प्रेत किस्म का व्यक्ति है जो उसके घर पे कब्जा कर लेता है और उसको कहता है कि तुम मेरी हर बात मानोगे, तुम मेरी हर बात मानोगे, और वो मानता है, वो सब कुछ करता रहता है उसके कहने पर। एक दिन कुछ ऐसा होता है, मुझे ध्यान नहीं है कि वो खुद मर जाता है या ये आदमी उसको मार डालता है, कुछ ऐसा होता है, लेकिन वो कैरेक्टर सीन से एकाएक गायब हो जाता है। तभी आदमी सारे घर की लिपाई पुताई करता है, साफ करता है, और घर की हर दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है नहीं, नहीं। मैंने कहानी अंग्रेजी में पढ़ी थी, तो वो घर की हर दीवार पर लिखता है बड़े बड़े अक्षरों में नो। तो और कुछ नहीं तो कम से कम अपने घर की दीवार पर तो नो लिख सके, बाहर लिख पाए या ना लिख पाए। क्योंकि मैं ये बहुत और डीपली महसूस करता हूँ कि जिस तरह का समाज बन रहा है, जिस तरह का डिस्कोर्स समाज में पैदा हो, जिसमें आपकी वर्थ केवल और केवल इस बात से तय होती है कि आप कितने लाख रुपया महीना कमाते हैं, पैकेज, जिसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको दुनिया की, समाज की, सोच की, विचार की दुनिया से क्या लेना है, जिसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन में और इंफोटेनमेंट शब्द चलने लगा है, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन एक चीज हो गए। तो मुझे लगता है कि इसका किसी ना किसी तरह रेजिस्टेंस या कम से कम इसका एक अन्वेषण ये बहुत, और मैंने यही करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि ये डिस्टोपिया तो है ही, तो जाहिर है, हाँ, वो तो लेकिन इसको ऑप्टिमिस्टिकली पढ़ा जाए या पेसिमिस्टिकली मैं वाकई नहीं। हम अपनी मैथोलॉजी को देखते हैं, उसमें जब भी कोई राक्षस आता है, हम जनरली स्पीकिंग, तो उसकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और भगवान अवतार लेके उस कमजोरी का फायदा उठा के उसको खत्म कर देता है। नाकोस की कोई कमजोरी है क्या? नाकोस की कमजोरी का तो पता नहीं, लेकिन जहां तक अवतार की बात है आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जहां उपन्यास शुरू होता है तो आपने देखा ही है कि वो मगरमच्छ हाथी को चबा रहे हैं और हाथी चीख रहा है, और गृहणियां ठेले की तरफ बढ़ रही हैं। पास उपन्यास शुरू होता है, पास में ही घूरा है, सुरुचि संपन्न गृहणियां सब्जी वाले को डांट रही हैं कि वो रोज घूरे के पास ही ठेला लगाता है। मगरमच्छ हाथी की देह भमोड़ रहे हैं, हाथी की चिंगाड़ें करुण क्रंदन में बदल रही हैं, धीमी हो रही हैं। जमीन पर चिपकी देह में जो थोड़ी बहुत हलचल थी वो कम से कमतर होती जा रही है। बेबसी के भारी आंसू बहाती आंखें बैकुंठ की ओर तकते तकते अब अपनी जगह से लुढ़कती जा रही हैं। कहीं नहीं दिख रहा है गरुड़ासीन चतुर्भुज नारायण। सुकेत प्रार्थना कर रहा है कि गरुड़ासीन नारायण नहीं तो महिषासीन यम ही आ जाए। दोनों में से कोई ना हाथी पर कान दे रहा है और ना सुकेत। हाथी की चिंगाड़ें बस शून्य में जा रही हैं, वापस आकर दर्द की लहरों का रूप लेती उसी की देह में व्याप रही हैं। उन्हें ना वैकुंठ के नारायण सुन रहे हैं, न यमलोक के देवता और ना भूलोक के नर नारी। हाथी बुद्धि और बल के लिए परंपरा में विख्यात है। पुराण कथा में स्वयं नारायण द्वारा बचाया जाकर भगवत कृपा का प्रतीक है। इस वक्त उसकी तड़पती चीखें उसके बुद्धि, बल और नारायण की कृपा तीनों की व्यर्थता को व्योम तक ले जाए। एक लेवल पे जो आपका जो उपन्यास है वो इट्स अ काइंड ऑफ conflict between knowledge and anti-knowledge Yes. forces. Right.
और आपने ये भी कहा है कि नाकोहस एक जमाने में खुद एक इंटेलेक्चुअल था। जी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो प्रो नॉलेज फिक्शन है, क्या उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि किस तरह से इस राक्षस को पराजित किया जाए? क्या क्या किया जा सकता है अगर हमारे सामने एक नाकोस आ गया? We cannot accept it forever. That's absolutely right. I agree with you. और इससे एक उपन्यासकार के तौर पे कहूँ तो मुझे वो हिंदी में शुरू में जो बहुत लोकप्रिय उपन्यास लिखा गया चंद्रकांता, तो चंद्रकांता जब बहुत लोकप्रिय हो गया और उसके लेखक से लोगों ने कहा कि साहब ये कहानी तो यहाँ खत्म नहीं होती, आगे क्या हुआ? उन्हें जोश आया, वो तो खुद लिख नहीं पाए, वो गुजर गए। उनके पुत्र को जोश आया तो उन्होंने फिर चंद्रकांता संतति लिखा, और चंद्रकांता इतना सा उपन्यास था, चंद्रकांता संतति के इतने खंड हैं। तो आपके सवाल से मुझे जोश आ रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि नाकोहस का अगला हिस्सा अपने बेटे या बेटी के लिए छोड़ने की बजाय खुद ही लिखूं और उसमें ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करूं कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन वो ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि जिस बेचैनी से उपन्यास लिखा गया है उसकी सघनता में ये मुझे सूझा तब, और सचमुच अभी मुझे नहीं सूझता। जरूर होना चाहिए, जरूर कुछ ना कुछ होगा, और जरूर जिंदगी में केवल एंटी नॉलेज नहीं है, जिंदगी में केवल एंटी ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ भी है, नॉलेज भी है, ह्यूमैनिटी भी है। लेकिन जिस मूड और जिस बेचैनी को ये उपन्यास रूपायित करता है उसने मुझे इस तरफ जाने की एक तरह से इजाजत दी, और ये एक अलग उपन्यास या इस उपन्यास का सीक्वल या व्हाटएवर वो एक अलग प्रोजेक्ट होगा। लेकिन वो सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, और मैं बतौर एक व्यक्ति के कतई पेसिमिस्ट या फेटलिस्ट नहीं होना चाहता, मैं नियतिवादी होना चाहता हूँ, ना निराशावादी। और उससे किया जाएगा संघर्ष, उससे भी संवाद किया जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं नाकोस को चैलेंज किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। इस किताब की स्पिरिट तो वही कहती है। अभी आपके 3 जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन ले लेते हैं, हमें जो करना है वो तो हम करेंगे, एग्जैक्टली, है ना? वो नहीं सुधरेंगे। वो क्यों, वो आगे चल के कोई उसको कह सकता है ये तो रोमांटिक आइडिया है, एक इंडिविजुअल जो है तंत्र से जीत नहीं सकता है, तो उसने एक जेस्चर कर दिया और खत्म हो गई बात। लेकिन ये तो नहीं होनी है ना। See, the human genius cannot accept this situation like Nakohas. Yes, it cannot. मैं एकदम सहमत हूँ आपसे, इट कैन नॉट एंड इट मस्ट नॉट। एंड इस उपन्यास में, उपन्यास की छोटी सी चीज़ है इस उपन्यास में, इस उपन्यास के बाहर देखिए, अगर उस पूरे धरातल को ध्यान में रख के बात करें तो दुनिया में, अपने मुल्क में, अपने मुल्क के बाहर नाकोहस या नाकोहस लाइक सिचुएशंस के खिलाफ लोग लड़ी रहे। उस लड़ाई में थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी है, आपका भी है, और यहाँ बैठे तमाम लोगों का है। इंसानियत और सिटीजनशिप को महत्व देने वाले हर व्यक्ति का है। लोग लड़ ही रहे, लेकिन उसका एक होलिस्टिक विजन क्या हो, और उस होलिस्टिक विजन को एक इस उपन्यास जैसे क्रिएटिव रूप में या क्रिएटिव इंटरवेंशन में कैसे लाया जाए, ये निश्चित रूप से एक मेरे लिए चुनौती है। और निश्चित रूप से इस उपन्यास के अभी 2-3 महीने पहले ही छपा है उपन्यास, इस उपन्यास के छपने के बाद से मैं लगातार इस पर सोचता रहा हूँ, और इसलिए ये सूचना या ये संवाद या धमकी मैं आपको अभी दे सकता हूँ कि 1-1.5 साल में ही दूसरा उपन्यास आएगा। That's a great news, क्योंकि ये तो साबित हो गया कि आपका उपन्यास अभी तक कंप्लीट नहीं है। हाँ, ये तो सही है, अभी ये बात बिल्कुल सही है। अब इसको कंप्लीट करना है। बिल्कुल, यानी चंद्रकांता नाकोहस संतति तो कहना खतरनाक होगा लेकिन कहना चाहिए नाकोहस दमन तो नाकोहस दमन की कोशिश तो की ही जानी चाहिए। और अपने उपन्यास में मैं जरूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को फिर से स्पष्ट करूँ, इस उपन्यास को पढ़कर किसी को भी ये लग सकता है, व्यक्तिगत रूप से मैं कतई निराशावादी व्यक्ति नहीं, कभी कभी सिनिकल बातें करता हूँ। यहाँ दिलीप बैठे या चले गए? बैठे हुए हमारे मित्र दिलीप सिमियन मुझे कई बार इस बात के लिए धिक्कारते हैं कि मैं बहुत सिनिकल हो जाता हूँ,
लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने ऐसा कुछ किया कि उनको लगा कि मैं सीनियर सिटीजन से निकल के आ रहा हूँ बाहर। तो वो सिनिकल में हो जाता हूँ कभी कभी, और मुझे लगता है कि कोई भी सेंसिटिव इंसान आज के ज़माने में हो जाएगा। लेकिन हम जो भी है उससे निपटना तो पड़ेगा, क्योंकि इस स्थिति को, नाकोहस के तंत्र को, नाकोहस की मानसिकता को अनंत काल तक तो नहीं सहा जा सकता। और चाहे वो रोमांटिक रेबेलियन हो, चाहे वो किसी तरह का ऑर्गेनाइज्ड और कलेक्टिव रेजिस्टेंस हो, समथिंग हैज टू बी डन विद इन दी नॉवेल एज वेल एज आउटसाइड। आपने इस बात को नोट किया होगा कि इस उपन्यास के जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, उनकी एक कॉमन विशेषता यह है कि तीनों इंटेलेक्चुअल भी हैं, अनएपोलोजेटिकली इंटेलेक्चुअल हैं, और एक्टिविस्ट भी। यानी उस तरह के इंटेलेक्चुअल भी नहीं है जो ये कहें कि भाई हमारा काम नहीं है, और उस तरह के एक्टिविस्ट भी नहीं है जो ये कहें कि हम तो एक्शन में विश्वास करते हैं, पढ़ना लिखना तो आलसी लोगों का काम है। तो और मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों से रास्ता निकलेगा, और ये रास्ता इस उपन्यास में निकले, इस उपन्यास के बाहर निकले, मेरी कल्पना में निकले, मेरी कल्पना के बाहर निकले, वास्तविक जीवन में किसी भी पॉलिटिकल सोशल एक्शन के जरिए निकले। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि रास्ता निकलेगा और हम लोगों के जीवन काल में निकलेगा, ये उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि अगर नाकोहस को खत्म कर दिया गया तो फिर वो हिंदी फिल्म हो जाएगी। हाँ, उससे और आगे बढ़ना होगा, वो भी आपके जैसी नहीं। क्योंकि असली सॉल्यूशन ये होगा कि जो भी सोचने वाले लोग हैं वो ऐसा कुछ सोचें कि नाकोहस, ये तो जो एग्जिस्टिंग है वो तो खत्म हो ही, लेकिन दूसरा नाकोहस पैदा होने की सिचुएशन न हो। एग्जैक्टली ऐसा तो ये उपन्यास जो मुझे लगा था शुरू में जब ये शुरू हुआ था, तो वो ये एक तरह से समाज और तंत्र के बीच का जो रिश्ता है उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, या यूँ कहना चाहिए कि तंत्र जो है वो समाज के साथ जो रिश्ता आगे कायम करना चाहता है, नाकोहस उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बता रहा है कि तंत्र समाज से क्या चाहता है। बिल्कुल, और किस तरह समाज तंत्र जो है वो समाज का एक प्रतिनिधि होने की बजाय या समाज के हित में संचालित होने की बजाय समाज का एक प्रतिपक्ष बनता जा रहा है। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने नाकोहस क्रिएट किया है, वो आपकी भलाई के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो द सिचुएशन इज वेरी डेंजरस। वो देखिए, इसमें एक जगह वो शम्स नाम का जो चरित्र है वो चिढ़ के कहता है कि भाई सेकुलरिज्म अपने देश का जो है वो एक तरह से आहत भावनाओं की एम्बुलेंस में बदल गया। सेकुलरिज्म का मतलब ये हो गया है कि सब एक दूसरे की आहत भावनाओं के नाम पर एक दूसरे की बेवकूफ़ियाँ बर्दाश्त करते रहे। तो इस बात को याद करते हुए नाकोहस कहता है कि आपने मजाक में कहा था लेकिन सही कहा। सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है, यही होना चाहिए जी, कि आप एक दूसरे की भावनाएं आहत ना करें, कोई किसी की भावना आहत ना करे, और जो भावना आहत करने का दुस्साहस करे उसे एम्बुलेंस में लाद के अस्पताल या कहीं और पहुंचा दिया। और ये हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। आखिरकार किसी भी तंत्र की ये जिम्मेवारी है कि लोग सुख से रहें, आनंद पूर्वक रहें, और जिस तरह की फालतू बातें करने के तुम लोग आदी हो गए हो उससे दूर। मतलब ये अगर इस टेंडेंसी को चैलेंज करना है तो समाज की तरफ से एक चैलेंज, काउंटर चैलेंज होना चाहिए। वो भी वही मैं कह रहा हूँ कि वो चैलेंजेज हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। आपको और पूरे दुनिया के धरातल पे बात करें या मुल्क के धरातल पर, तो वो चैलेंजेज हैं, दुनिया भर में हैं, अपने देश में भी हैं। चाहे वो छोटे छोटे आंदोलनों के रूप में हों, चाहे वो संगठित पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के रूप में हों, चाहे वो स्त्रियों के, दलितों के, आदिवासियों के पहलकदमियों के रूप में हों, वो चीज़ें हैं। लेकिन वो चीज़ें कुल मिलाकर के एक पूरा नैरेटिव बनने की छटपटाहट जी, और वो नैरेटिव अभी हमारे पास नहीं बन पा रहा है। और शायद उसके ना बन पाने की, जो आपने कहा, मैं ये नहीं कर सकता जैसे एक ज़माने में हिंदी में या दूसरी ज़ुबानों में लोग करते थे कि ऑन ग्राउंड तो कुछ है नहीं, उपन्यास में लाल झंडा 10 पन्नों में फहराने लगता था। ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती थी।
लेकिन अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हिंदी उर्दू के बहुत बड़े बड़े लेखकों में ये रहा है कि वो कहानी शुरू हुई या उपन्यास शुरू हुआ बड़े नेगेटिव उस पर, और आखिर में या तो नायिका ने अपनी लाल साड़ी उठा के ऐसे हिलाना शुरू कर दी, या नायक के शरीर से लाल खून निकला और वो लाल खून पूरी कहानी में फैलता चला गया। ये सब तमाशे होते रहे हैं। अभी की वास्तविकता ये है कि वी डू नॉट हैव अ रिलायबल क्रेडिबल ग्रेजुएट, और अगर वो एक उपन्यास के खोजने से नहीं आ जाएगा, वो एक व्यक्ति के खोजने से नहीं आ जाएगा, वो चाहे मैं हूं और चाहे कोई भी हो। जो तमाम सारी कोशिशें चल रही हैं उनके बीच में जब सच्चा संवाद होगा और जब इस बात का एहसास होगा कि अंततः एक विकल्प अगर चाहिए तो वो किसी ना किसी तरह का एक समग्र सबसे जुड़ने वाला विकल्प ही हो सकता है, उसकी कल्पना मैं अपने उपन्यास में कर सकता हूं, उसकी मांग में अपने उपन्यास में कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको रिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वो समाज में अभी कहीं दिख। एक किताब को छोड़ के एक छोटा सा सवाल, जी। आपको लगता है ऐसा कि इस विकल्प की जो कल्पना है या विकल्प का जो रूप है उसमें टेक्नोलॉजी कुछ मदद कर सकती है? मुझे लगता है टेक्नोलॉजी को जिस रूप में हमने इस समय लिया है और टेक्नोलॉजी जो भूमिका हमारे जीवन में पिला रही है, खेल रही है जो हमारे जीवन में, वो विकल्प को ढूंढने में नहीं बल्कि विकल्प को दूर धकेलने में भूमिका निभा रही है। टेक्नोलॉजी के कुछ रूप निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े सहायक हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया आज अपने आप में एक ताकत बना है, लेकिन दूसरी तरफ इस उपन्यास में एक कुकल्पना ये भी है कि आप टेलीविजन चाह के भी बंद नहीं कर सकते। इस उपन्यास में वो बेचारा कोशिश करता है कि टेलीविजन बंद नहीं होता, वो बंद नहीं होता, वहाँ एंकर चिल्लाता रहता है, नेशन वांट्स टू नो करता रहता है, उधर दूसरे चैनल पर कृपा बरसती रहती है, तीसरे चैनल पर कुछ और होता रहता है, लेकिन टीवी बंद नहीं होगा। और वो अपने एक तरफ एकांत में बैठ के अपना फोन करने के लिए किसी को फोन उठाता है तो मालूम पड़ा वहां भी टीवी चलता है, और उसको बताया जाता है कि जब उसकी मर्जी होगी तब बंद होगा, तब तुम फोन करना, अब टीवी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अब तुम टीवी के कंट्रोल में। तो टेक्नोलॉजी का ये जो रूप है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दो चीजें जब हम विकल्प की बात करते हैं, एक तो जब तक हम इस बात को महसूस करने को राजी नहीं है कि सत्य के किसी ना किसी रूप से संबंध हर एक का हो सकता है, जो सत्य के दावेदार हैं उनके बीच में संवाद की जरूरत है, जिसका मतलब यह है कि आपका सत्य किसी भी प्रकार का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, एक आम राय आपके बीच में होनी चाहिए कि आप हिंसा का सहारा अपने सत्य को रेखांकित करने के लिए नहीं है, क्योंकि अदरवाइज तो जिसकी तलवार में ज्यादा दम है उसका सत्य सत्य, बाकी सत्य सत्य नहीं थी। और हिंसा जो है वो जैसे पुरानी कहावत है कि वैद्य की हिंसा हिंसा ना भवती, तो मेरी हिंसा तो हिंसा नहीं है, आपकी हिंसा हिंसा है, ये नहीं चलेगा। एक बात तो ये, दूसरी ये बात कि टेक्नोलॉजी या इस तरह के कोई भी रूपाकार, कोई भी सोशल फॉर्म्स, उनमें ये हमें तय करना होगा, परखना होगा कि वो मनुष्य को किस रूप में ट्रीट करती है, उनके अपने कुछ बेसिक प्रेमाइसेस क्या है। जैसे अभी पिछले दिनों जो अपने देश में हुआ, यानी आप सूचना देने के बजाय एक तरह का बहुत ही आक्रामक किस्म का उन्माद क्रिएट करने का प्रयत्न करने लगे, और जैसे इसमें संकेत है कई जगह पर, आज से 30-40 साल पहले इस तरह की चीजें लोकल होकर रह जाती थी। आज आलम यह है कि आप 10 लोग इकट्ठे कर लीजिए और कुछ तो भी कहने लगी है, और रातों रात के मतलब शाम होते होते प्राइम टाइम न्यूज बन जाएगी, और प्राइम टाइम न्यूज बन जाएगी तो एक वो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, यहाँ हुआ वहाँ हुआ वहाँ हुआ। तो कई बार मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी की पूरी भूमिका, और ये केवल मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पूरी टेक्नोलॉजी की बात ले लीजिए, उस पूरी भूमिका पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। ये सब कहने के साथ मैं ये भी कहूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो टेक्नोलॉजी या साइंस को रद्द करके आगे की बात सोचने की बात करते हैं, वो संभव नहीं। रास्ता जो है इसी के बीच में से निकालना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी दोनों के पास है। एग्जैक्टली, दोनों साइड्स के पास टेक्नोलॉजी है। और देखिए एक चीज ये है गोविंद, हम सब लोग जानते हैं अपने व्यक्तिगत उसमें भी,
हम व्यक्तिगत जीवन में अनलर्न नहीं कर पाते। ह्यूमन काइंड अनलर्न कैसे करेगी? यानी एटॉमिक पावर को अब ह्यूमन काइंड भूल जाए, ये मुझे संभव नहीं लगता। आप दुरुपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कल्पना नहीं कर सकता कि आज कल हम लोग सो के उठें या 10 साल बाद सो के उठें और भूल जाए कि एक एटॉमिक पावर नाम की चीज खोजी गई थी या उसके अच्छे और बुरे उपयोग 20वीं शताब्दी में खोजे गए थे। अब तो यू हैव टू लिव विद। और इसलिए टेक्नोलॉजी की नकारात्मक भूमिका की बात करते हुए हम टेक्नोलॉजी मात्र को खारिज करने की बात नहीं कर सकते। वो गलत होगा, मेरी समझ से गलत। That's very good. But the point is, आज इस किताब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये होगा, अगर इस तरह की एक डिबेट तो शुरू हो, ना को उसको जो मरना होगा मरेगा, नहीं मरना होगा तो जो होगा उसका होगा तो देखा जाएगा, लेकिन एक डिबेट तो शुरू हो। उम्मीद तो करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की डिबेट होगी। मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरे लिए ये सचमुच ताज्जुब की बात थी जब ये कहानी के रूप में छपी थी चीज। आज देखते देखते उसको 1.5-2 साल हो गए और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस पर इस तरह से कुछ लोग बहुत बेचैन होंगे, कुछ लोग बहुत तारीफ करेंगे, कुछ लोग बहुत निंदा करेंगे। उपन्यास के रूप में भी अभी इसको आए हुए बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा रोमांचक बात जो लगती है, इस उपन्यास की पहली रीडिंग मैंने अलीगढ़ में की थी, मेरा ख्याल है जनवरी के महीने में। और वहाँ से फिर बाद में एक लड़के का मेरे पास फोन आया, यूनिवर्सिटी में मैंने रीडिंग की थी, तो उसने मुझे बधाई देते हुए कहा कि सर आप कुछ भी कहिए और आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया है, आपका उपन्यास तो मुहावरे का हिस्सा बन गया। मैंने कहा क्या मतलब? बोले कल मैं अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो सामने से एक ट्रक अंधाधुंध चला आ रहा था, जैसे ट्रक वाले चलते हैं। और हिंदी के लोग जानते हैं कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ट्रक को ट्रकासुर कहा करते थे। तो ट्रक उस तरह चलते हैं सड़कों पर, खासकर उत्तर प्रदेश बिहार में। तो इस लड़के ने मुझे फोन करके बताया कि सर मैंने अपना स्कूटर साइड में लिया और कहा कि पहले यार इस नाखूस को निकल जाने दो। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जिस डिबेट की बात आप कर रहे हैं, जिस बेचैनी की बात आप कर रहे हैं, इस उपन्यास को जो भी 150-200 लोग पढ़ेंगे वो शायद उस डिस्टोपिया के खतरे को, उस डरावनेपन के खतरे को शायद महसूस कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज के लिए बधाई देना चाहता हूँ, वो ये कि आपकी हिंदी भाषा का जिस तरह से आपने उपयोग किया है बहुत ही विगरस है। शुक्रिया। And that's a pleasure in itself while reading it. उसका कारण ये है गोविंद कि मैं हिंदी का विद्यार्थी और अध्यापक हूँ, रहा हूँ, लेखक हूँ, और जिसको बहुत सारे लोग कमजोरी मानते हैं, मैं उसे हिंदी की ताकत मानता हूँ या किसी भी भाषा की ताकत मानता हूँ। हिंदी या किसी भी जीवंत भाषा के कई रजिस्टर होते हैं, और ये अंग्रेजी के बारे में भी सच है, फारसी के बारे में भी सच है, किसी भी जुबान के बारे में सच है। जिस भाषा में आप फिलॉसफी की क्लास करते हैं उसी भाषा में मिसाल के तौर पर आप किसी दुकान पर जाकर सौदा नहीं खरीदते। कहने को भाषा अंग्रेजी हो सकती है या सिंधी या हिंदी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन रजिस्टर बदल जाता है। आपको इस उपन्यास की भाषा रिगरस लगी तो उसका एक कारण शायद ये हो सकता है कि इसमें हिंदी के जितने रजिस्टर संभव और जरूरी और उचित मुझे लगे, मैंने उन्होंने इस्तेमाल किया है। जैसे मैं जानता हूँ मेरे जैसे लोग, मैं अपनी बोलचाल में बोलता हूँ, मेरे कई दोस्त बोलते हैं अनझेलेबल, अनबर्दाश्तेबल। अब अमूमन ये होता है कि लिखते समय आप इन शब्दों को छोड़ देते हैं, मैंने नहीं छोड़ा। जैसे वो उसमें कहता है, वो कैरेक्टर शम्स कहता है भगवान के बारे में कहते हुए, यार ये आपका जो भगवान है बहुत अनबर्दाश्तेबल है। तो शायद इसलिए। और दूसरी ओर जो ठेठ कहना चाहिए कि लिटरेरी लैंग्वेज है या जो इवोकेटिव लैंग्वेज है, जो हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों को, और वो जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है, तो चाहे वो सांस्कृतिक स्मृतियाँ मेरी अपनी सांस्कृतिक परंपरा यानी हिंदू परंपरा से आती हो, चाहे जो थोड़ी बहुत जानकारी दोस्तों के सत्संग और पढ़ने के कारण है, इस्लाम की या ईसाइयत की, उसके कारण आती हो, तो उनका उपयोग करने में भी मैंने कोई संकोच नहीं किया है। अभी एक नौजवान दोस्त से बात हो रही थी,
उन्होंने कहा कि सर आपका उपन्यास वैसे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा लेकिन पढ़ने में थोड़ा कठिन है। तो मैंने कहा क्यों कठिन है? बोले इसमें कई जगह लैंग्वेज में ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे पल्ले नहीं पड़ती। तो मैंने कहा कि ये शायद तुम अपनी ओर से आलोचना कर रही हो, मैं इसे तारीफ मानता हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उपन्यास तुम्हें मजबूर कर रहा है कि तुम अपने लैंग्वेज के कंटूर्स को पढ़ो, और इसे मैं तारीफ मानता हाँ बिल्कुल, बिकॉज इसमें जिस तरह से आपने बताया और जिस तरह से कॉन्सेप्ट कई कॉन्सेप्ट हिंदी में होंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में भी है, और उसको आपने हिंदी में करने की कोशिश की है। तो ऐसा लगता है वो लैंग्वेज जो है एक अलग माहौल में, आज के माहौल में उसमें अलग सांस ले रही है। एक तो वो, और दूसरे जो बात मैं कह रहा था कॉन्सेप्ट के अलावा, अब जैसे इस्लाम में एक कल्पना है ख्वाजा खिज्र की, भटक गए लोगों को रास्ता दिखाने वाले। अब ये मुझे मालूम है, अगर मुझे मालूम है तो मैं अपने उपन्यास में इसका उपयोग इसलिए ना करूं कि हो सकता है कि मेरे बहुत से हिंदी पाठकों के पल्ले ना पड़े। तो ये तो गूगल का जमाना है, ना पल्ले पड़ा तो खिज्र उसमें गूगल कीजिए और जान लीजिए। मुझे काहे को मजबूर करते हैं कि मैं खिज्र का उपयोग ना करूं। अगर मुझे किसी प्रसंग में, और वो शम्स नास्तिक है, मुनकिर है, वो नहीं मानता ना इस्लाम को ना रसूल को, किसी को नहीं मानता, लेकिन जब वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में होता है तो वो देखता है कि सामने ख्वाजा खिज्र खड़े, और वो उनसे कहता है कि अरे मेरे जैसे मुनकिर को राह दिखाने आप आ गए। तो ख्वाजा उससे कहते हैं कि बेटा मुनकिर कौन है कौन नहीं है फैसला हम पे छोड़, ये हम तय करेंगे, तुम मत तय करो। तो अगर ये जानकारी मुझे है संयोग से, क्योंकि मेरे 2-4 मुसलमान दोस्त हैं, मेरी दिलचस्पी है इस्लाम को समझने में, पढ़ने में, तो मैं इसको उपयोग क्यों ना करूँ। और हिंदी के किसी पाठक को नहीं मालूम है तो वो खोजे, जानकारी हासिल करे और उस प्रसंग का रस ले, उसमें क्या दिक्कत है। और आप उसका नेक्स्ट पार्ट भी लिखने जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। ना बहुत संतति नहीं लिखूंगा लेकिन। Such a pleasure talking to you, sir. थैंक यू।